प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ आफरीन बानो। वक्त हो चला है न्यूज बुलेटिन का, लेकिन उससे पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। मध्य प्रदेश के दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल दिवस समारोह में परेड का किया निरीक्षण। नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर बोले कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। कहा, बीजेपी कानून छोड़कर काम कर रही है और हम इसका डटकर मुकाबला करेंगे। वक्फ कानून पर सुप्रीम सुनवाई पर बोले केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी। कहा, लोकतंत्र में कोई भी कोर्ट में जा सकता है, गरीब मुसलमानों को वक्फ के नाम पर कुछ नहीं मिला लाभ। केंद्रीय मंत्री संजय सेठ ने सीएम ममता बनर्जी पर साधा निशाना। पश्चिम बंगाल की कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल। कहा, पश्चिम बंगाल में कानून का शासन पूरे तरीके से ध्वस्त। केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद ने सीएम योगी आदित्यनाथ से की मुलाकात। लखनऊ में उत्तर प्रदेश के सीएम से की शिष्टाचार भेंट। अब खबरें विस्तार से। नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया और राहुल गांधी के खिलाफ ईडी की चार्जशीट पर बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर का बड़ा बयान सामने आया है, जहां उन्होंने कहा है कि ईडी की चार्जशीट के बाद ऐसा लगता है कि कांग्रेस को सांप सूंघ गया है। के बाद और ईडी की चार्जशीट के बाद ऐसा लगता है कांग्रेस को सांप सूंघ गया है। चोर मचाए शोर, और ये देशव्यापी जो शोर मचाने का काम कांग्रेस कर रही है, इस शोर मचाने की बजाय जवाब देना चाहिए कि अगर 1938 में नेहरू जी ने इस पेपर की शुरुआत की और 2008 में चलाने लायक नहीं रहा, और 2010 के बाद ऐसा क्या होता है कि एक यंग इंडियंस नाम की कंपनी बनाई जाती है, 76% शेयर सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी लेते हैं, ऑस्कर फर्नांडिस जी को दिया जाता है 14% शेयर। क्या ये एक लूट की खुली छूट नहीं थी? 2000 करोड़ रुपए की संपत्ति उसको ट्रांसफर कर दिया जाता है एजेएल से यंग इंडियंस के नाम पे, जो सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी ने ली। दूसरा, ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि कांग्रेस पार्टी को 90 करोड़ रुपया कर्ज के रूप में एजीएल को देना पड़ता है? और जब एजीएल अपना शेयर बेच देता है यंग इंडियंस को, जो राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी ने खरीदी, यानी कि जो उनकी एक नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन ने जो कंपनी बनाई, तो 90 करोड़ का लोन माफ कांग्रेस पार्टी करती है। पहला सवाल ये खड़ा होता है कि कांग्रेस पार्टी क्या लोन किसी संस्था को दे सकती है? दूसरा है, क्या वो लोन माफ कर सकती है? तीसरा, ये जो जमीन जो बहादुर शहर मार्ग पे दी गई थी 0.33 एकड़ करके, ये तो बहुत कंसेशन वाले रेट पे दी गई थी अखबार चलाने के लिए। अखबार चली नहीं, लेकिन किराया करोड़ों रुपए का लेना शुरू कर दिया, बड़ी बड़ी कंपनियों से लेना शुरू किया। आखिर किराया किसको जाता है? सवाल ये खड़ा होता है। फिर एक और सवाल खड़ा होता है कि ये अखबार क्या दैनिक है? नहीं, ये अखबार साप्ताहिक है। तो जितना दैनिक अखबार को, डेली न्यूज़पेपर को पैसा नहीं मिलता, उससे ज्यादा एक साप्ताहिक न्यूज़पेपर को कैसे मिल सकता है भाई? हिमाचल प्रदेश में अधिकारी कर्मचारियों को पैसा देना सरकार को मुश्किल पड़ता है, डीए की किश्त नहीं देते, महिलाओं को 1500 रुपया महीना देने की बात कही थी, वो पूरा नहीं करते, 2 रुपए किलो गोबर, 100 रुपए लीटर दूध नहीं खरीदते। ये सारे काम होते नहीं, लेकिन नेशनल हेराल्ड को करोड़ों रुपया 12 दिसंबर 2022 से लेके 20 फरवरी 2025 तक कांग्रेस की सरकार देती है। तो मेरा सवाल कांग्रेस के मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश से है कि किस आधार पर ये पैसे दिए गए, क्यों दिए गए, इसके बदले क्या मिला? हिमाचल में कितने लोग नेशनल हेराल्ड को पढ़ते हैं? दैनिक अखबार से अधिक साप्ताहिक अखबार को दिया गया, यानी कि नेशनल हेराल्ड को चांदी के सिक्के दिए गए और दैनिक अखबारों को चवन्नी दी गई। ये कांग्रेस के लिए एटीएम बन गया है, कांग्रेस परिवार के लिए, चाहे राहुल जी हो, सोनिया गांधी जी हो, एक तरह से एटीएम नेशनल हेराल्ड को और यंग इंडियंस को इन्होंने बनाया है। लेकिन हिमाचल के लोगों का पैसा नेशनल हेराल्ड को क्यों दिया गया, सवाल यहां पर है। दूसरा, कितनी और कांग्रेस की सरकारों ने
इस नेशनल हेराल्ड जो बंद हो गई थी, इसको पैसा दिया? कितने इसके पाठक हैं, इस पे सवाल खड़ा होता है। और ये जो 2000 करोड़ रुपए की कम से कम संपत्ति है, ये कैसे यंग इंडियंस को दे दी गई, जबकि अखबार चलाने के लिए दी गई थी? अब इतने सवाल हैं, इसका कोई जवाब आज तक राहुल जी और सोनिया गांधी जी ने नहीं दिया, जो भ्रष्टाचार के मामले में बेल पर भी है और इसी भ्रष्टाचार के मामले पर है। तो आज जब ईडी चार्जशीट दायर करती है तो हो हल्ला किस बात का है भाई? आप जवाब तो दे नहीं पाते हो। अखबार वैसे तो कागज पे छपता है, लेकिन इनके आंकड़े कागजी हैं। जितनी कांग्रेस पार्टी फर्जी, उतने इनके आंकड़े फर्जी, उतने नेता फर्जी, और उतना ही ये जो विरोध प्रदर्शन वो भी फर्जी है। सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को लगातार दूसरे दिन वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई हुई। केंद्र ने जवाब दाखिल करने के लिए 7 दिनों का समय मांगा है। कोर्ट में सुनवाई पर AIMIM चीफ और सांसद असदुद्दीन अवैसी की ओर से पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा कि इस एक्ट को हम असंवैधानिक मानते हैं। हम पूरे उस बिल को उस एक्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल मानते हैं, और ये आर्टिकल 25, आर्टिकल 26, 14 और 15 और 29 का ग्रेव वायलेशन है। ये हम पहले से ही बोल दिया है और आज फिर आपके सामने रिट्रेट कर रहा हूँ। No. See, let us be very careful. The Honorable Supreme Court, as rightly pointed out by my counsel, Mr. Nizam Pasha, the Supreme Court has said that the Central Waqf Council and the State Waqf Boards will not be constituted. Waqf by user cannot be deleted. Now, there are other provisions also which we as a party have come to the Honorable Supreme Court that calling it unconstitutional. Now, whenever it will be heard, our counsel, Mr. Nizam Pasha, on behalf of me, will be arguing it. As you know very well, that during the deliberations of the Joint Working Committee, I have given the Dyson report opposing all the amendments that were proposed by the government. And during the debate in the Parliament on the consideration or passing of that bill, I have opposed each and every amendment. I have called it unconstitutional. I still call this law as unconstitutional, as violating the fundamental rights of Article 14, 15, 25, 26 and 29. So our legal battle will continue to ensure that this act, against this act will continue. देखिए, सवाल देखिए, आपको पूरे उस कानून को समझने की जरूरत है। अब 5 साल का मुसलमान प्रैक्टिसिंग रहेगा, 5 साल प्रैक्टिसिंग मुसलमान का तो रहेगा। अब उसको कौन डिसाइड करेगा? अब कोई महिला है, उसको कौन डिसाइड करेगा? तो ऐसे कई उसमें जो अमेंडमेंट्स के जरिए लॉ बनाया गया है, हम उसके आज भी मुखालिफत कर रहे हैं और कल भी अपोज करते रहेंगे। और लीगली हम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किए, हम उसको उन तमाम चीजों को वायलेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स मानते हैं। ट्रक चोरी करने व ट्रकों की नंबर प्लेट आरसी कूट रचित तरीके से तैयार करने वाले अभियुक्त और उनके 5 साथियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। कैंट थाना क्षेत्र में बरेली व अन्य जनपदों में ट्रक चोरी करने तथा फाइनेंस से संबंधित ट्रकों की चोरी के झूठे मुकदमे कोर्ट से लिखाकर क्लेम लेने वाले गैंग से शाकिर को थाना आंवला क्षेत्र से चोरी किए गए ट्रक को अभियुक्तों के कब्जे से मैं 2 अदद फर्जी नंबर प्लेट के साथ मारिया फैक्ट्री के पास पुराना कमीला से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार किए गए सभी अभियुक्तों को पुलिस ने न्यायालय के समक्ष पेश कर जेल भेजा। रोल सर, जानना चाहेंगे, कुछ लोग पकड़े हैं जो फर्जी नंबर प्लेट तैयार करके ट्रकों को बेचने का काम करते थे और इंश्योरेंस कंपनी को चूना लगाते थे। किस तरह से पूरा गैंग काम कर रहा था? श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद बरेली द्वारा लगातार जो संगठित अपराध है उसके विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है, और इसी अभियान के अंतर्गत आज थाना कैंट पुलिस और एसओजी टीम जो जनपद की है, इन्होंने बहुत ही सराहनीय कार्य करते हुए एक ऐसे गैंग को पकड़ा है जो 2 प्रकार के क्राइम करता था। एक
ट्रक चोरी और उसके अलावा ये फर्जी मुकदमे ऐसे दर्ज कराते थे 156(3) के द्वारा, माननीय न्यायालय के द्वारा, और ट्रक चोरी के, और ऐसे जो ट्रक रहते थे वे फाइनेंस कराए हुए ट्रक रहते थे। ये साठगांठ करते थे ऐसे व्यक्तियों से जिनके ये फाइनेंस कराए हुए ट्रक थे और उनकी किसी कारण से वे किस्त जमा नहीं करा पाते थे। यह गैंग उसके पश्चात जो चोरी का फर्जी मुकदमा लिखा हुआ ट्रक होता था, उस ट्रक के नए कागज तैयार करवाते थे आरटीओ के माध्यम से, और उस ट्रक पे उन कागजों के मुताबिक उसके नंबर चेंज कर देते थे। चेसिस नंबर, उसके इंश्योरेंस के कागज, उसके जो नंबर प्लेट है, ये सभी प्रकार के जो नंबर्स हैं, पहचान है ट्रक की, ये सभी चेंज कर देते थे। और जब मुकदमा लिखा जाता था तो इसमें उनको इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम भी मिल जाता था, और जो नए कागज तैयार करके, नए नंबर तैयार करके ये जो नया ट्रक तैयार कर देते थे, इस ट्रक को भी ये फिर मार्केट में बेच देते थे। तो दो तरफा इनको फायदा हो जाता था। एक, जो ये क्लेम ले लेते थे इंश्योरेंस कंपनी को चूना लगा के, और दूसरा जो फर्जी चोरी का मुकदमा लिखा के ये जो ट्रक को नए कागज तैयार करके ये जो तैयार करते थे, उस ट्रक को भी ये मार्केट में बेच देते थे। तो इस प्रकार का ये काफी शातिर ये गैंग है, जिसमें 5 लोगों को थाना पुलिस ने अरेस्ट किया गया है, थाना पुलिस द्वारा। इनके नाम इस प्रकार हैं। शाकिर उर्फ भूरा मास्टर, यह मोहनपुर कैंट का रहने वाला है। आरिफ पुत्र शब्बीर, यह बहेड़ी का रहने वाला है। सोहेल पुत्र इरफान, यह बिथरी चैनपुर का रहने वाला है। सैफुद्दीन उर्फ पुत्र अनीसुद्दीन, यह बारादरी का रहने वाला है। और इशाक अली, यह भोजीपुरा थाना जनपद बरेली का रहने वाला है। इन 5 लोगों को आज गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा। इस प्रकरण में हमने पिछले 2 साल में जितने 156(3) व 173(4) BNSS में जो मुकदमे माननीय न्यायालय के द्वारा जो दर्ज कराए गए हैं, ऐसे मुकदमे जिनमें ट्रक चोरी दिखाया गया है, ये हमने एनालाइज करे तो लगभग 55 मुकदमे इस जनपद में लिखे गए, जिनको हम और गहनता से एनालाइज करेंगे कि किस किस में ये फर्जी तरीके से ये मुकदमे लिखाए गए उनके द्वारा, और किस किस मुकदमे में इनके द्वारा इंश्योरेंस कंपनीज को चूना लगाकर उनसे क्लेम लिया गया, और इनमें से कितने केसेस में इनके द्वारा ये ट्रक मार्केट में गलत नंबर्स लगा के कूट रचना करते हुए, इनके कागज बनाते हुए इनको बेचा है। तो ये सारी जानकारी आगे की विवेचना में की जाएगी, और इसमें जो अभी तक रफ एस्टिमेट किया है, लगभग 6 करोड़ का इन्होंने इंश्योरेंस कंपनीज को चूना लगाया है पिछले 2 साल में। इसमें और भी पीछे जाया जाएगा, और भी जो इनके द्वारा इस तरीके से जो मुकदमे किए गए हैं, और इनको भी देखा जाएगा, और इसमें गहनता से विवेचना करके आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। आरटीओ ऑफिस से ये फर्जी पेपर तैयार कराते थे, तो आरटीओ ऑफिस का कोई कर्मचारी, कोई अधिकारी आया गिरफ्त में, उसके बारे में पता चला किसके सेटिंग करके पूरा तैयार कराते थे? इसमें से एक जो आरोपी है, उसके माध्यम से कुछ जानकारी प्राप्त हुई है। इसमें आगे विवेचना की जाएगी, और जो भी इसमें इन्वॉल्व होगा उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। क्या दूसरे जनपदों से भी रिकॉर्ड मांगा जाएगा कि वहां पर भी इस तरीके के इन लोगों ने मुकदमे लिखाए हैं, पूरा गैंग और भी जनपदों में काम कर रहा है क्या? इसमें एक मुकदमा जो इशाक के फोन में मिला है, वह हाथरस में लिखवाया गया था। तो ऐसे और भी हो सकते हैं ऐसे मुकदमे जो इन्होंने दूसरे जनपदों में लिखवाए गए हैं, तो वो भी कोऑर्डिनेशन करके वो चेक किए जाएंगे कि और भी जनपदों में इनके द्वारा ऐसे मुकदमे लिखाए गए हैं कि लिखाए। अगली खबर बरेली से है, जहां वक्फ संशोधन कानून लागू होने के बाद बरेली में पहला केस दर्ज हुआ है। इससे यह साफ हो गया है कि सरकारी जमीनों को फर्जी तरीके से वक्फ संपत्ति में दर्ज कराकर निजी लाभ के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। अब पुलिस इस मामले में गंभीरता से जांच कर रही है और आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। पुलिस ने पूरे मामले में गंभीर धाराओं में सब्जी अली, जकीरा समेत अन्य कई लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है। जल्द ही इनकी गिरफ्तारी हो सकती है। कल दिनांक 16 अप्रैल को थाना सीवीगंज अंतर्गत एक एफआईआर दर्ज की गई है, जिसमें एक व्यक्ति सब्जे अली पुत्र महमूद अली द्वारा
कब्रिस्तान की भूमि जो कि सरकारी ज़मीन के रूप में राजस्व अभिलेखों में दर्ज है, इसको कोर्ट रचित डॉक्यूमेंट्स तैयार कर ज़मीन पर अवैध कब्जा किया गया। इस कब्जा की गई ज़मीन को वक्फ कब्रिस्तान बताते हुए सेंट्रल वक्फ बोर्ड लखनऊ से संपत्ति संख्या 2214 पर दर्ज कराकर अपने परिवारजनों को ट्रस्ट का सदस्य बनाकर स्वयं प्रबंधन समिति का यह अध्यक्ष बन गया। माननीय न्यायालय द्वारा भी एक सिविल केस में अपने निर्णय में इस प्रकरण में अभिलेखों की कूटरचना होना पाया गया है। इस संपूर्ण प्रकरण में वादी पुत्तन शाह पुत्र जुल्फिकार शाह की तहरीर पर अभियुक्त सब्जे अली व 10 अन्य अभियुक्तों के विरुद्ध FIR दर्ज की गई है, जिसमें IPC की धाराएं धारा 323, 504, 506, 420, 467, 471, 447 और 120B के अंतर्गत दर्ज की गई है। IPC के धाराओं के अंतर्गत ये इसलिए दर्ज किया गया है क्योंकि ये पूरा प्रकरण 2020-21 का है। FIR नंबर 177/25 थाना सीबीगंज में पंजीकृत की गई है। SP सिटी के निकट पर्यवेक्षण में त्वरित विवेचना सुनिश्चित करते हुए अभियुक्तों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। खबर महाराष्ट्र के अकोला से है, जहां मलकापुर क्षेत्र में पानी की गंभीर कमी को लेकर नागरिकों ने नगर निगम कार्यालय का घेराव किया। शिवसेना के उद्धव बाबा साहेब ठाकरे गुट के कार्यकर्ताओं ने माठ और कुर्सियां तोड़ी और प्रशासन को चेतावनी दी। न्यूज बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए फर्स्ट 24 न्यूज। नमस्कार। इस प्रोग्राम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स।